Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स SEC का एक सब्जेक्ट रंगमंच। ये सभी कोर्सेज के लिए है। आइए पहले इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं और आज की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र को। दूसरी इकाई के अंदर 2 चैप्टर हैं, तीसरी इकाई के अंदर 1 चैप्टर है, चौथी इकाई के अंदर 2 चैप्टर है और पांचवी इकाई के अंदर 1 चैप्टर है। तो आइए हम फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र। तो आपने नाट्य शास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था और इसके अंदर नाट्य से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी उन्होंने सबको विस्तार से पूरे कंप्लीट तरीके से उन्होंने दर्शाया है अपनी बुक में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना इसीलिए की ताकि नटों को वो प्रशिक्षण दे सके, यानी ट्रेनिंग दे सके। भरत मुनि के एक व्याख्याकार थे आचार्य अभिनव गुप्त। इनका ये मानना था कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के बारे में सबसे पहले ब्रह्मा से सीखा, उसके बाद भरत मुनि ने अपने शिष्य को यह सिखाया। शिष्य यानी स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने सिखाया है। आगे फ्यूचर में नटों को एडवांटेज देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही भरत मुनि ने इसको ग्रंथ के रूप में लिखा। कालिदास, भवभूति और राजशेखर जैसे नाटककारों ने भरत मुनि को एक महान नाट्य प्रयोक्ता के रूप में माना है। नाट्य प्रयोक्ता यानी हम कह सकते हैं जिसको नाट्य से रिलेटेड बहुत ज्यादा ज्ञान हो। जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है वो केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि लोग इसे सदियों तक फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर नाट्य से रिलेटेड छोटी से छोटी बात भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई है भरत मुनि ने। अब आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने वेद को एज अ प्रूफ कंसिडर्ड किया है ड्रामा के लिए, यानी नाट्य के लिए, और उन्होंने 4 वेदों के बाद 5वां वेद नाट्य शास्त्र को कहा है। भरत मुनि ने नाट्य के अंदर रस को प्राण माना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दी है रस को, और कहा है कि रस के बिना नाटक हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी को रस नहीं पता है तो मैं बता दूं कि रस एक तरह के भाव होते हैं, अलग अलग तरह के भाव होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, ये सब। और भरत मुनि के पॉइंट ऑफ व्यू से नाट्य शास्त्र 13 या फिर 11 तत्वों का निचोड़ है। तो ये तत्व है रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोग, गान तथा रंग या फिर रंगमंच। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र का स्वरूप। भारत के अंदर जितने भी नाटक अभी तक बनाए गए हैं या फिर जितने भी अभिनय अभी तक बनाए गए हैं, उनमें से भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसी को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। नाट्य से रिलेटेड जितने भी विषय हैं उन सारी चीजों को नाट्य शास्त्र में लिखा गया है। यह काफी इम्पोर्टेंट है नाट्य के क्षेत्र में, क्योंकि नाट्य शास्त्र के अंदर हमें नाट्य से रिलेटेड अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो उसका सॉल्यूशन हमें नाट्य शास्त्र में मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अंदर सिर्फ नाट्य कला के बारे में ही नहीं दिया गया है, बल्कि भारतीय कला, सारे भारतीय कलाओं के बारे में दिया गया है। और इस ग्रंथ के अंदर हमें ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला, विधा, योग और कर्म, इन सब के बारे में भी पता लगता है। और नाट्य शास्त्र का भारतीय साहित्य के अंदर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्थान है, इम्पोर्टेंट प्लेस है। नाट्य से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनके बारे में इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेगा जितना हमें नाट्य शास्त्र के अंदर। अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। परंपरागत परिस्थिति के अनुसार नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी, लेकिन
इतिहास के अंदर अगर हम पुरानी हिस्ट्री के बारे में देखें तो उसके अंदर तो भरत नाम के बहुत सारे लोग थे, जैसे कि दशरथ पुत्र भरत, दुष्यंत पुत्र भरत, मांधाता के प्रपौत्र भरत, या फिर जड़ भरत। इन सब के बारे में दिया गया है एंशियंट हिस्ट्री में। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से वाले भरत ने इसे लिखा है? लेकिन इन सब में से नाट्य शास्त्र का रचयिता किसी को भी नहीं माना जाता है। इस बात पे काफी ज्यादा डिबेट चलती आ रही है कि भरत जो है किसी कोई एक व्यक्ति है जिसने पूरा नाट्य शास्त्र लिखा है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने मिलके ये सब लिखा है। क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में सारी चीजें लिखना है इतने इयर्स तक, तो वो तो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से इस पे काफी डिबेट चल रही है। लेकिन अगर हम परंपरागत तरीके से देखें तो यही मानना है कि नाट्य शास्त्र को एक भरत नाम के किसी व्यक्ति ने ही लिखा है अकेले। अब आगे अभिनव गुप्त कहते हैं कि उनके हिसाब से सबसे पहले नाट्य शास्त्र को सदाशिव ने लिखा, फिर ब्रह्मा ने लिखा और फिर अंत में भरत मुनि ने लिखा। और उनके मुताबिक सदाशिव, ब्रह्मा और भरत तीनों ने अलग अलग ग्रंथ का निर्माण किया, अलग अलग ग्रंथ इन्होंने लिखे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र लिखने से पहले भी काफी लोग आए जिन्होंने नाट्य शास्त्र के बारे में लिखा, काफी सारी चीजें उन्होंने करी। और नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है उनके बाद भी बहुत सारे लोग आए और उन्होंने भी कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल एक पाणिनि नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। उनके अंदर वो आचार्यों के मतों के बारे में बताते हैं, सेम वैसे ही जैसे नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने आचार्यों के बारे में बताया था। इसके अलावा पाणिनि ने शिलालीन और कृशास्त्र भी लिखा था, जो इस बात का एविडेंस है कि भरत मुनि से पहले भी नाट्य शास्त्र की परंपरा चली आ रही थी। नाट्य शास्त्र के बारे में पहले भी लोगों ने लिखा था। अभिनव भारती की एंथोलॉजीज में नाट्य शास्त्र को एज अ भारतीय नाट्य शास्त्र के रूप में स्मरण किया है, मतलब मेंशन किया है। इस बुक के अंदर इतने अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स और सभी विषय डिटेल में दिए गए हैं कि इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स का ये मन करे कि वो इसके ऑथर को, इसके रचयिता की तारीफ करे। फिर नाट्य के विषय में भरत ने कुछ कोट्स दिए हैं। इन कोट का मतलब है कि कोई ज्ञान, कोई शिल्प, कोई विधा, कोई कला, कोई योग, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कि नाट्य में ना दिखाई देता हो। मतलब ये है कि संसार का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसकी चर्चा नाट्य शास्त्र में ना की गई हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नाट्य शास्त्र के अध्यायों का संक्षिप्त परिचय। नाट्य शास्त्र के ग्रंथ में 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। अगर आपने रंगमंच की कोई और भी वीडियो देखी होगी तो आपने ये नोटिस किया गया होगा कि कोई भी यूट्यूब पे 36 अध्याय नहीं पढ़ाता है, वो ये पार्ट स्किप कर देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। सो हम 36 अध्याय अब शुरू करते हैं अपने। तो पहला अध्याय है, तो पहले अध्याय में भरत मुनि से बहुत सारे ऋषियों ने ये सवाल पूछा कि नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके लिए हुई, कौन कौन से अंग है और इसकी प्राप्ति के उपाय कौन से हैं तथा उसका प्रयोग कैसे होता है। तो भरत मुनि ने इसके जवाब में ये कहा कि उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्यांश लिया, सामवेद से संगीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया और अर्थवेद से रस लेकर उन्होंने नाट्य शास्त्र का निर्माण किया। इसी अध्याय के अंदर उन्होंने देवों और दैत्यों दोनों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि देवों को वो अच्छाई को दर्शाने के लिए, शुभ चीजों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दैत्यों को अशुभ चीजों को दर्शाने के लिए करते हैं। और भरत मुनि ने नाट्य को धर्म, यश, आयु को बढ़ाने वाला बताया। अब हम नेक्स्ट अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, द्वितीय अध्याय यानी दूसरा। सेकेंड अध्याय में ऑडिटोरियम के बारे में बताया कि ऑडिटोरियम कितना जरूरी है
नाट्य प्रदर्शन यानी थिएटिकल परफॉर्मेंस के लिए, और उन्होंने इसके 3 प्रकार भी बताए और उनके बारे में डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया। तीसरे अध्याय में उन्होंने धार्मिक क्रियाएं यानी रिलीजियस एक्टिविटीज के बारे में बताया जो कि नाट्य मंडप में परफॉर्म की जाती है। साथ ही साथ अलग अलग देवताओं के बारे में बताया और उनसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं उन सब के बारे में बताया। चौथे अध्याय में उन्होंने तांडव नृत्य के बारे में बताया और उससे रिलेटेड जितने भी शिल्प यानी क्राफ्ट्स हैं उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट 5वें अध्याय में नाट्य की शुरुआत में जो जो चीजें आती है जैसे कि पूर्व, रंग विधान, नंदी, प्रस्तावना और ध्रुवाज, इन सब के बारे में इन्होंने पूरा अच्छे से डिस्कशन किया है। और इस अध्याय का नाम पूर्व रंग विधान है और इसमें नाट्य प्रदर्शन से पहले किए जाने वाले सभी ऑस्पिशियस और एंटरटेनिंग चीजों को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। छठे अध्याय का नाम है रस अध्याय। इस अध्याय के अंदर भरत मुनि रस के बारे में चर्चा करते हैं तथा रस के सभी प्रकार को विस्तार से बताते हैं जैसे कि श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। वह हर एक रस को डिटेल में एक्सप्लेनेट करते हैं और छोटे से छोटी चीज भी वो बताते हैं। 7वां अध्याय का नाम है भाव अध्याय। इसमें भाव यानी फीलिंग्स को डिटेल में बताया गया है और 8 प्रकार के भाव भी बताए गए हैं। और 7वें अध्याय के अंदर भावों को विस्तार में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। भावों के 5 प्रकार भी बताए हैं और इसके अंदर आते हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा तथा विस्मय नामक भाव को बताया गया है। अब नेक्स्ट 8वें अध्याय से एक्टिंग शुरू हो जाती है यानी अभिनय शुरू हो जाता है। इस अध्याय का नाम है उपांग विधान। इसके अंदर तो सबसे पहले वो अभिनय के 4 प्रकार बताते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि एक्टिंग किस किस बॉडी पार्ट से हो सकती है, जैसे सर से हो सकती है, नेत्र यानी आंखों से, भ्रू यानी आईब्रोज से, नासिका यानी नाक से, कपोल यानी चीक से और ग्रीवा यानी कि नेक से। तो अलग अलग बॉडी मूवमेंट करके हम एक्टिंग कर सकते हैं। 9वें अध्याय में उन्होंने मूवमेंट बताया है बॉडी पार्ट्स का और हम कैसे हैंड जेस्चर्स को इस्तेमाल करते हैं रस, भाव, अभिनय को दिखाने के लिए और कैसे हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल होता है डांस के अंदर, उसको भी इसमें बताया गया है। 10वें अध्याय में 5-5 यूज बताए गए हैं सभी बॉडी पार्ट्स के, जैसे कि चेस्ट, वेस्ट या फिर बॉडी के अन्य पार्ट्स, और अच्छे तरीके से विस्तार में बताया गया है कि किस टाइम पे हमें कौन सा मूवमेंट करना है, कौन से ओकेजन पे कौन सा मूवमेंट करना है, ये सब। अब 11वें अध्याय में चारी को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं और यूजेस बताए हैं चारी के। साथ ही साथ 16 प्रकार के भौमी चारी भी बताई हैं और 16 प्रकार की आकाशिकी चारी के बारे में भी बताया है। 12वें अध्याय में उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स और नंबर और यूज बताए हैं मंडल्स के। 13वें अध्याय में गति यानी स्पीड के बारे में बताया गया है कि एंट्री हमें किस टाइम पे लेनी है, कितने समय तक लेनी है और देव कितने टाइम तक आएंगे। मतलब हर एक करेक्टर के लिए इन्होंने एक अलग टाइम सेट कर दिया है कि देव की एंट्री इतने टाइम तक होगी, राजा की एंट्री इतने टाइम तक होगी, ऐसे। 14वें अध्याय में बताया गया है कि रंगमंच यानी स्टेज पर कौन सी चीज कहाँ लगानी है, घर को कहाँ लगाना है, फॉरेस्ट को कहाँ पे लगाना है, ये सारी चीजें। 15वें अध्याय में वाचिक अभिनय शुरू हो जाता है और इसके अंदर हमें स्पीच का यूज करना बताया जाता है कि हम इनिशियल लेटर्स से कैसे, इनिशियल लेटर्स जो होते हैं ओरल एक्टिंग में, उसे हम कैसे समझ सकते हैं। और इसके अंदर उन्होंने स्वर और व्यंजन के बीच में भी डिफरेंस बताया है। अब नेक्स्ट है 16वें अध्याय में उन्होंने सीक्वेंस के बारे में बताया है डिटेल में। 17वें अध्याय में 36 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है पोएट्री की
इसके बाद वो पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच यूज बताते हैं, उसके यूजेस एंड ऑल, जैसे कि उपमा, रूपक, दीपक, यामक, और क्या क्या इनकी अच्छाई और बुराई है इन सब पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच की। 18वें अध्याय में लैंग्वेज के बारे में उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, साथ ही साथ उन्होंने प्रोनाउंसिएशन भी बताई है अलग अलग लैंग्वेजेस की, जैसे संस्कृत, प्राकृत, इन सब की। 19वें अध्याय में उन्होंने अपर, मिडल और लोअर क्लास के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। अब नेक्स्ट है 19वें अध्याय का नाम काकु स्वर व्यंजन अध्याय है, और इसके अंदर काकु स्वर, नामाभिधान, इन सब के बारे में बताया है। 20वें अध्याय में मेटाफर में डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है, और यहीं से नाट्य शास्त्र का मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसमें मेटाफर्स के काफी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताया गया है। अब नेक्स्ट है 21वां अध्याय। डिटेल दी गई है 5 संधियों की, 5 स्टेज की, 5 अर्थ प्रकृति की और 5 संध्यातर की। नेक्स्ट है 22वां अध्याय। 22वें अध्याय के अंदर उन सभी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है जो कि ड्रामा में यूज होती है। अब नेक्स्ट 23वें अध्याय में आहार्य अभिनय के बारे में बताया गया है। आहार्य अभिनय डिपेंड करता है कॉस्ट्यूम्स पे, और इसी वजह से अलग अलग मेथड्स जो होते हैं कॉस्ट्यूम्स को परफॉर्म करने के, साथ ही साथ ज्वेलरी के साथ, उन सबको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। और इसमें 4 तरह के डेकोरेशंस को भी बताया है, और सभी डेकोरेशन के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। अब है 24वां अध्याय। इसके अंदर जनरल एक्टिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये डिस्क्राइब करता है कि क्या गुड, मीडियम और लो नेचर है कैरेक्टर्स का, और इसी तरह मेथड ऑफ एक्टिंग को भी बताया गया है। अब नेक्स्ट अध्याय है 25वां अध्याय। इसके अंदर पुरुष की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है और उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। 26वें अध्याय में चित्रा अभिनय के बारे में बताया गया है। 27वें अध्याय का नाम है सिद्धि व्यंजक अध्याय। इसके अंदर जजेस और एग्जामिनर्स जो होते हैं ड्रामा परफॉर्मेंसेस के, उनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और उनकी अलग अलग कैटेगरीज और क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। अब है 28वां अध्याय। इसके अंदर संगीत शास्त्र के बारे में बताया है, और 28वें से लेके 34वें तक हमें संगीत शास्त्र के बारे में ही पता लगेगा। 29वें अध्याय में कास्ट के बारे में बताया गया है। 30वें अध्याय में बांसुरी के स्वरूप के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और फिर 31वें अध्याय में ताल और लय के बारे में बताया गया है। 32वें अध्याय को ध्रुवाध्याय कहा गया है, और इसमें गायक, वादक और बांसुरी वादक के गुणों के बारे में बताया गया है, और उनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। 35वें अध्याय को वाद्य अध्याय कहते हैं। इसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे मृदंग, इसको डिस्क्राइब किया गया है। 34वें अध्याय में उन्होंने पुरुष और स्त्रियों के बीच में डिफरेंस बताया है, साथ ही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं हीरो की। 35वें अध्याय का नाम है भूमिका पात्र विकल्प अध्याय, और इसमें वो थिएटर ग्रुप के मेंबर्स को डिवाइड करते समय उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताते हैं। 36वां अध्याय अंतिम अध्याय है, और इसके अंदर उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों के नाम दिए गए हैं, जैसे वाल्मीकि, विद्वामित्र एक्सेट्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का महत्व। नाट्य शास्त्र के सभी 36 अध्याय पढ़ने के बाद जो हमें सब्जेक्ट मैटर मिला है, उससे जो हमें मेन एलिमेंट्स मिले हैं वो सब नीचे दिए गए हैं। पहला है, भरत के मुताबिक इंडियन कल्चर का ओरिजिन जहाँ से हुआ था वहीं से थिएटर ट्रेडिशन का भी हुआ है, यानी कि वेद। और उनके मुताबिक चारों वेद से एक एक अंग लेके ही नाट्य उत्पत्ति हुई है, यानी नाट्य शास्त्र बना है। नेक्स्ट पॉइंट है
नाट्य का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सुख शांति लेके आए और किसी को कोई भी दुख ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस मेथड की। इसीलिए भरत मुनि ने एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है हर एक चीज का डिटेल में नाट्य शास्त्र के अंदर, चाहे छोटी से छोटी बात भी हो उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये जो नाट्य शास्त्र की बुक है ये अपने आप में ही कंप्लीट है और इसके अंदर इतने ज्यादा टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर रखा है क्लैरिटी के साथ, और ये काफी यूजफुल भी है। इसकी सीमाएं हर तरफ फैली हुई हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो थिएटर स्टेज हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे स्टेज परफॉर्मेंस हो, चाहे लैंग्वेज हो, कॉस्ट्यूम हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, वो सब मिलेगा हमें नाट्य शास्त्र के अंदर। इनफैक्ट नाट्य शास्त्र आंसर है उन 5 क्वेश्चंस का जो कि सेजेस यानी ऋषियों ने पूछे थे भरत से। वो क्वेश्चन थे कि नाट्य शास्त्र की रचना क्यों की गई, किसके लिए की गई, इसके कितने विभाग है, इसके कितने अंग है, इन अंगों को जानने के प्रमाण क्या है, नाटक के उपदेश अंगों का प्रदर्शन करते हुए नाट्य का प्रयोग किस भांति करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन थे जो कि ऋषियों ने पूछे थे, और नाट्य शास्त्र पढ़ने के बाद उन सभी ऋषियों को इन सभी सवाल का जवाब मिल गया। तो यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको सब समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना ना भूलें। ये अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।